वंस अगेन। एंड अब जो हम आगे करने वाले हैं, वैसे तो थोड़ा सा ही बचा है ये वाला चैप्टर, ज़्यादा नहीं है, तो वील ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे इसके पोर्शंस रह जाएंगे, उसको हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है, वी हैव टाइम। तो पेज नंबर 117 पे आइए, लेसन्स ऑफ इमरजेंसी के ऊपर, इसको हमें करना है, ठीक है। इसके पहले मैं आपको फटाफट एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो हमने शुरू किया था कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी, और इसमें इन्होंने शाह कमीशन इंक्वायरी के बारे में बताया। सबसे पहले ये बताया कि इमरजेंसी लगना ज़रूरी था, कांग्रेस ने इसको अप्रूव किया था। कांग्रेस ऑब्वियसली वो चाहती थी कि इमरजेंसी लगनी चाहिए, डिस्टर्बेंस थी, बोल रही थी सरकार को काम नहीं करने देने जा रहा था। एंड जो अपोजिशन पार्टीज़ थी और जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने बोला कि ये गलत है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम था जो कि स्टेप अप हो गया था, तो गवर्नमेंट के पास और भी बहुत तरीके के रास्ते थे। ये ज़रूरी नहीं था कि आप उठा के सीधा सीधा इमरजेंसी लगा दो, जो ये थोड़ा सा जो है गलत एक बात यहाँ पे देखने को मिली। मुस्कान कहाँ चली गई, एक मिनट। मुस्कान, पीछे की क्लासेस अटेंड नहीं करी है तुमने, वीडियो देख लेना। आई होप घर पे सब ठीक हो। और दूसरी बात, मुस्कान फ्री हो जाओगे, मुझे 8 साढ़े आठ बजे के बाद एक बार फ़ोन ज़रूर करना मुस्कान, ठीक है। ओके सर। ओके। ओके। तो इन्होंने ये बताया कि अगर कुछ स्टेप अप हो गया था तो गवर्नमेंट के पास और सारे प्रोविजंस थे, तो उससे वो जो है वो कंट्रोल करके चल सकते थे। इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, व्हाट हैपन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये सब 4 मार्कर प्रोग्राम है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने तो यही बोला कि अब यार हम लोग तो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स कर रहे थे, आप लोगों ने हमारे काम में अड़ंगा डाल दिया था, हम लोग तो चाहते थे सब चीज़ें ढंग से हो। तो उन्होंने बोला कि इमरजेंसी हमने डिक्लेयर कर दी, क्योंकि काम नहीं करने दिया जा रहा था अल्टीमेटली। तो मिडिल क्लास हैप्पी था, कुछ सेक्शन ऑफ द लोग हैप्पी थे, कुछ सेक्शन ऑफ लोग परेशान हो गए। जो गरीब तबके के थे वो बोल रहे थे कि सरकार ने हमसे वादा किया था कि हमारे लिए जो है जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई है वो इम्प्लीमेंट करेंगी, तो ऐसा जो है नहीं हुआ। क्रिटिक्स थे, उन्होंने ये बोला कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन लोगों ने इमरजेंसी लगाई। प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत बड़ा मिसयूज़ किया गया। लगभग कहते हैं 1,11,000 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था। और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नोटिस गया था, वो इन्होंने बोला कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के रात को इलेक्ट्रिसिटी इनकी काट दी गई थी, तो ये भी एक इशू था। और जब 3 से 4 दिन बाद इसको रिस्टोर करा गया था। संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी का बेटा था और पॉलिटिकल पोजीशन या पावर में नहीं था, उसके पास उसने अपने आप खुद को पावर दे दी और जो है काफ़ी जगह जो है इसने तोड़फोड़ कराई, ठीक है, जो डिमोलिशंस थी। प्लस जो है इसने स्टरलाइजेशन, मास स्टरलाइजेशन जो है कराया, फोर्स स्टरलाइजेशन, ट्यूबेटेकॉमी, वेस्टेक्टोमी जो है मेन एंड वेमेन के लिए। एंड टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ्स भी इन टाइम में लोगों को देखने को यहाँ पे मिली। तो ये जो है एक ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से काफ़ी जो है प्रॉब्लमेटिक लोगों के लिए हुआ। अब ये कहते हैं चलो ये सब सारी चीज़ें हो गई, हमें समझ आ गया इमरजेंसी क्यों लगी, कैसे लगी, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिले। तो हमें इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये नॉट हमें बट हमारी जो डेमोक्रेसी है कंट्री को, इसको बहुत बड़ी सीख मिलती है। लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी, बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, व्हाट डू मीन बाय लेसन्स ऑफ, मतलब एक्सप्लेन लेसन्स ऑफ इमरजेंसी या व्हाट लेसन्स डू यू लर्न फ्रॉम इमरजेंसी। तो इन्होंने यहाँ पे इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फर्स्ट ये क्या कहते हैं, अब जब इमरजेंसी लग गई तो सामने जो है ऑब्वियसली लोगों के सामने जो है काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये कहते हैं इमरजेंसी इससे एट वंस ब्रॉट आउट द वीकनेसेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो हमें ये क्या पता चलता है, आप ऊपर लिख लीजिए, हमें डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पता चला। कहते हैं बहुत सारे ऑब्जर्वर्स थे, उन ऑब्जर्वर्स ने बोला कि इंडिया इस दौरान डेमोक्रेटिक होना बंद कर चुकी थी। जब इमरजेंसी लगाई थी तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया जो है डेमोक्रेटिक नहीं रही थी। सारे नॉर्मल डेमोक्रेटिक जो है, हालांकि उन्होंने बोला नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो है विद इन फ्यू डेज इन्होंने रीस्टोर कर दिया था। बट एक सबसे बड़ा लेसन जो इमरजेंसी से देखने को मिलता है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, सबसे बड़ा लेसन इमरजेंसी जो सीखने को मिलता है वो ये कि बिना डेमोक्रेसी के आप इंडिया को नहीं चला सकते। बिना लोकतंत्र के इंडिया को चलाना, भारत देश को चलाना टफ काम है, दिक्कत वाली बात है। सेकेंडली, इससे हमें ये पता चलता है, इट ब्रॉट आउट सम एम्बिग्विटीज रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव बीन रेक्टिफाइड। तो कुछ दिक्कतें थी, कुछ गैप्स थे, कुछ लूप होल्स थे, वो उन्होंने चेंज कर दिए। कहते हैं अब क्या होता है,
जब आपने केस पढ़ा था इमरजेंसी कैसे लगाई थी, इमरजेंसी फ़खरुद्दीन अली अहमद जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे उनको बोल दिया गया फ़ोन पे, वर्बल ऑर्डर्स थे, और बिजली दफ्तर को भी वर्बल ऑर्डर्स थे। अगले दिन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को बताया गया जब सब कुछ हो गया इमरजेंसी लगा के। अब क्या है, कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी इसी ग्राउंड्स पे आप लगा सकते हो। आर्म्ड रिबेलियन हो, जैसे अभी कोरोना काल में जितना भी देखा होगा सब जगह चेक पोस्ट लगे हुए थे, रास्ते बंद किए हुए थे, आर्म्ड रिबेलियन थे, सीआरपीएफ वाले सारी जगह सेटल थे, पुलिस वाले बैठे हुए थे। सेम एज ये सिनारियो देख सकते हो, क्योंकि 1975 में मैं भी जिंदा नहीं था, बाल ज़रूर सफ़ेद हो गए मेरे 1975 जैसे, बट मैं बहुत यंग हूँ, ठीक है, 33 रनिंग ईयर्स रनिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, तो आर्म्ड रिबेलियन होगा। It is necessary that the advice to the president to proclaim emergency must be given in writing by the union cabinet. तो पहले यूनियन कैबिनेट अप्रूव करेगी, प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, उसके बाद आप इमरजेंसी लगाओगे। ये जो आपने पीछे कांड किया है ऐसे इमरजेंसी नहीं लगेगी, ठीक है। ये चीज़ बताइए। भिंडी कौन बना रहा है अब? अच्छा यार राधे बना रहा है भिंडी, ओह समझ गया मैं, चलो ओके। थर्डली इन्होंने क्या बोला, इमरजेंसी मेड एवरीवन अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज़, क्योंकि क्या था, इमरजेंसी के दौरान आपके सारे फंडामेंटल राइट छीन लिए गए थे। इवन एक ऐसा राइट भी होता है कि आपके पास अगर आपके राइट छीन लिए जाते हैं तो आप कोर्ट में जाके रिस्टोर कराते हो, उसको भी आपसे छीन लिया गया था। कोर्ट ने यहाँ पे इफेक्टिव रोल प्ले किया एन इमरजेंसी इन प्रोटेक्टिंग द सिविल लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल। दिस इज अ रिस्पॉन्स टू द इनएबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज इफेक्टिवली ड्यूरिंग द इमरजेंसी। एंड इसके बाद कई तरीके की ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन आई कि लोगों के जो हक हैं, लोगों के जो राइट्स हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करके चलना है और उसके लिए हम लड़ेंगे। पेज नंबर 118 118 ओके। तो ये चीज़ हो गई। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ इमरजेंसी लेसन्स हमें क्या देखने को मिले। पहले ये आप डेमोक्रेसी के बिना इंडिया को नहीं चला सकते। दूसरे में बहुत सारे लूप होल्स हैं। इन्होंने बोला आप इमरजेंसी आप तभी प्रोक्लेम कर सकते हो जब यूनियन कैबिनेट उसको रिटर्न में देगा प्रेसिडेंट को, एंड तब आप लगा सकते हो। तीसरी बात इन्होंने बोला लोगों को अपनी सिविल लिबर्टीज़ का एहसास हुआ, गवर्नमेंट ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया उसको अच्छे से समझाने में और अच्छे से काम कराने में। इनफैक्ट उसके बाद कई तरीके की सिविल लिबर्टीज़ एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस आई लोगों की मदद करने के लिए। हाउएवर इन्होंने क्या बोला, जो क्रिटिकल ईयर थे इमरजेंसी के, इसकी वजह से काफ़ी इश्यूज हमारे सामने आए जिसको ऑब्वियसली ढंग से टैकल अप नहीं किया गया है। वी हैव नोटेड इन दिस चैप्टर दैट देयर इज़ अ टेंशन बिटवीन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द कॉन्टीन्यूस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बाय द पार्टीज इन ग्रुप। इनफैक्ट ये आज भी होता है। अभी रिसेंट में अगर आपने देखा होगा जो नॉर्थ ईस्ट राइट्स हुए थे उसके बाद जो है ये सारे लोग जो वहाँ धरने पे बैठे हुए थे, क्या नाम था मैं नाम भूल गया, मुस्लिम कम्युनिटी जो बैठी हुई थी, चलो एनीवे कोई भी था, मैं नाम भूल गया। एनीवे तो ये लोग सारे काम कर रहे थे, उसके चक्कर में भी उमर खालिद को अरेस्ट किया गया, ठीक है। हाँ हाँ वो क्या नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ओखला की साइड बैठे हुए थे। एनीवे चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रॉब्लम, हाँ वही, ठीक है। तो उस टाइम पे अब ये क्या था कि ये भी जो ये सिचुएशन थी तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने अपना काम किया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ऐसा कभी नहीं होता कि गवर्नमेंट आपको बोलती है कि ऐसा नहीं करना है या आपके पास ये राइट्स नहीं है। तो कहते हैं ये टेंशन चलती रहती है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में, पॉलिटिकल पार्टीज भी है, ग्रुप्स भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। बैलेंस क्या है दोनों के बीच में, कहते हैं क्या सिटीजन्स के पास पूरी तरीके की फ्रीडम होती है कि वो अपनी इस तरीके की एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करे, या फिर किसी भी तरीके का राइट नहीं है, और अगर है तो किस लेवल तक का प्रोटेस्ट आप कर सकते हो। इनफैक्ट प्रोटेस्ट बहुत तरीके से हुआ है, और रिसेंट में अगर आप पिछले कुछ केसेस हिस्ट्री उठाओगे, हर प्रोटेस्ट जो थोड़ा सा ओवरस्टेप हुआ है तो लड़ाई झगड़ा, आज टीयर गैस, डंडे, लाठी सब चले हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी कमी नहीं रह गई है, वाटर बॉम्ब्स है ना, टीयर गैस, डंडे वंडे सब पड़े हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चाहे वो निर्भया रेप केस हो, चाहे वो और कोई इशू हो, चाहे वो सर्टेनली जो भी चला आ रहा था, वो सब चीज़ें पता चलती है। तो ये इन्होंने बताया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट इन्होंने बोला कि जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन था इमरजेंसी का, इट टुक प्लेस थ्रू पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दीज इंस्टीट्यूशन कुड नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, क्योंकि इसके बिना हम काम भी नहीं कर सकते। दे वर टर्न इनटू पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, एंड अकॉर्डिंग टू शाह कमीशन रिपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस बिकेम वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर्स। दिस प्रॉब्लम डिड नॉट वैनिश आफ्टर इमरजेंसी। तो कह रहे कठपुतली बना के इन लोगों को रख दिया था, दे वर डांसिंग टू द ट्यून्स
ऑन द ट्यून्स ऑफ कांग्रेस एक्चुअली। और शाह कमीशन ने ये बताया कि इन लोग जो है ज़बरदस्ती उनके बहकावे में आके काम कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार बोलेगी वही करना पड़ेगा। एंड ये प्रॉब्लम एक्चुअली में इमरजेंसी के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। प्रैक्टिकल है, नायक मूवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको लेसन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 4 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये आता है एज इट इज़, जो लिखा हुआ है पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हैं, मार्क्स पूरे मिलेंगे। बीच का जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है आप उस पर कट मार देना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आप लिख सकते हो। हाँ जी, तो ये इमरजेंसी का जो सिचुएशन था सब खत्म हो गया। ठीक है, सारे का सारा खत्म हो गया। तो ये कहानी फटाफट एक रिकॉल दे देता हूँ आपको। ठीक है, कहानी शुरू हुई थी बैकग्राउंड टू इमरजेंसी से। हमारे इकोनॉमिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जब ये बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थे तो गुजरात और बिहार में मूवमेंट छिड़ा, स्टूडेंट मूवमेंट था। राइजिंग प्राइसेस वगैरह की वजह से ये लोग लड़ रहे थे। गुजरात में डिमांड किया गया वहाँ के लोगों ने कि भैया मोरारजी देसाई ने स्पेशली कि जो है कांग्रेस की दोबारा इलेक्शन किया जाए। दोबारा इलेक्शन हुआ, कांग्रेस हार गई। और मार्च 1974 में बिहार में जो है स्ट्रगल छिड़ गया जयप्रकाश नारायणन के अंदर। उन्होंने बोला ये मूवमेंट मैं पूरे इंडिया तक फैलाऊंगा, और यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है गिव अप नहीं किया। ठीक है, और जयप्रकाश नारायणन चाहते थे कि जो है टोटल रेवोल्यूशन मैं लेके आऊँगा, इसको बदलूंगा। लोग देख रहे थे कि जयप्रकाश नारायणन ऑल्टरनेटिव है इंदिरा गांधी का, ये सब चीज़ें चली आ रही थी। इंदिरा गांधी को लगा कि मेरा पर्सनल ऑपोजिशन है, लोग मेरे से ग्रजेस निकाले, मेरी सीट को हटाना चाहते हैं। रेलवे स्ट्राइक हुआ जॉर्ज फर्नांडिस के अंदर, बोनस एंड सर्विस कंडीशन के लिए इनकी डिमांड थी। ये भी एक मुद्दा वहाँ पे आया, सरकार ने इनकी बात भी नहीं सुनी, तो डिसहार्टेंड लोग हो गए थे, डिसेंट लोगों का बढ़ गया था। एंड फाइनली कॉन्फ्लिक्ट हो गया था जुडिशरी के साथ फंडामेंटल राइट्स को लेकर। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी खाली थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो 3 सुपीरियॉरिटी देखा जाता है। 3 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं उसमें से चूज़ किया जाता है। पर इंदिरा गांधी ने वहाँ पे क्या किया, अपना बंदा जस्टिस A.N. रे को वहाँ पे बिठा दिया। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था ये। इसकी चक्कर में क्या हुआ, इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो है इन्होंने बोला कि इनवैलिड है 1971 का, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड सर्विसेज को यूज़ किया है, जो कि इलेक्शन के टाइम पे नहीं हो सकता। ये राज नारायण एक सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था। इंदिरा गांधी को लगा टेंशन वेंशन थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का नाम लेकर उसने इमरजेंसी लगा दी। 25 जून 1975 को प्रेस ऑफिस की ये वो फलाना तारे शारे काट दी गई। ठीक है, और अननेसेसरी जो है बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ किया गया, बाद में लोगों को बताया गया, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत देखने को मिले, बहुत सारे हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बता दिए थे, प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। कॉन्ट्रोवर्सीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। तो कॉन्ट्रोवर्सीज़ में वॉज इमरजेंसी नेसेसरी, क्या हुआ इमरजेंसी के दौरान मैंने आपको बता दिया, एंड लेसन हमें क्या सीखने को मिले, ये पूरा एक पोर्शन था जो कि ख़त्म हो गया। अब देखो, कोई भी इस तरीके की अगर टफ सिचुएशन हमारे सामने आती है तो ऑब्वियसली कोई भी सारे जो लोग होंगे, हम जैसे पढ़े लिखे, कभी कभी बोलते हैं पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग, कभी बोलते हैं पढ़े लिखे गंवार लोग। ठीक है, दोनों चीज़ें इक्वली एक्सेप्टेबल हैं। तो इसके बाद ऑब्वियसली हमारे जो चाह और राह होती है उसमें बदलाव आता है। तो इमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स में भी बदलाव आया। अब क्या था, पीछे से कहानी चली आ रही है चैप्टर 5 से, मोरारजी देसाई, नॉन कांग्रेसिज्म, ऑपोजिशन पार्टी, CPI, ये वो फलाना। अब जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टीज़ थी, ऑपोजिशन पार्टीज़ थी, ये मोरारजी देसाई जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स थे, सिंडिकेट थे, ये सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। ठीक है, और जयप्रकाश नारायणन को वो जो अल्टरनेटिव के बारे में बात करी जा रही थी उसका यहाँ पे रोल आता है। ठीक है, अल्टीमेटली वही है। मोरारजी देसाई का बहुत बड़ा एम था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो इंदिरा गांधी के अब कायदे से 1971 के बाद इलेक्शन होना था 1976 में, बट इमरजेंसी लग गई थी। इमरजेंसी के दौरान जो है आप 1 साल इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हो, तो ये इलेक्शन जो है 77-78 के आसपास हुए। तो ये दूसरी कहानी है, ये सेकेंड पार्ट है इस बुक का, मतलब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। लिख लीजिएगा यहाँ पे ताकि कहानी समझने में आपको दिक्कत ना हो। ध्यान से सुनना प्लीज़। अब होता क्या है, कहते सबसे बड़ा लेसन और वैल्यूएबल लेसन जो है हमें इमरजेंसी से ये सीखने को मिला कि जब इमरजेंसी ख़त्म हुई, लोकसभा इलेक्शन को अनाउंस कर दिया गया। 1977 का इलेक्शन जो है उसको रेफरेंडम में कन्वर्ट कर दिया गया ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी। तो लोगों ने इसको रेफरेंडम का मतलब यहाँ पे इनको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया, जहाँ पे इमरजेंसी के रिपरकशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील किया गया था।
ऑपोजिशन ने यहाँ पे स्लोगन दिया इसको डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, सेव डेमोक्रेसी, इसको मार्क कर लीजिएगा। ऑपोजिशन ने जो है स्लोगन क्या दिया, सेव डेमोक्रेसी। ऑपोजिशन जो है पीपल, लोगों का जो वर्डिक्ट आया वो ऑब्वियसली अगेंस्ट द इमरजेंसी था। तो जिससे आप पूछो कि क्या आप सपोर्ट कर रहे थे इमरजेंसी को, नहीं जी नहीं कर रहे थे, नहीं नहीं नहीं। तो नहीं इमरजेंसी का सपोर्ट का मतलब था नहीं फॉर कांग्रेस, ठीक है, नो नेवर नॉट फॉर कांग्रेस, ये चीज़ हुई। तो लेसन क्लियर था और इसको स्टेट लेवल और नेशनल लेवल इलेक्शन पे इन्होंने बार बार एजर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये लाइन मार्क करना, 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है ये वाला। गवर्नमेंट्स दैट आर परसीव टू बी एंटी डेमोक्रेटिक आर सीवियरली पनिश बाय द वोटर्स, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझिए, सरकारें जो ऐसा रखता है और ऐसा देख रही है कि वो एंटी डेमोक्रेटिक बन चुकी हैं, उनको वोटर्स बड़े बुरी तरीके से लताड़ते हैं, बड़े बुरी तरीके से पनिश करते हैं। तो इन द सेंस यहाँ पे एंटी डेमोक्रेटिक कौन हो रखी थी लोगों की नज़र में, कांग्रेस, और कांग्रेस को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिली। क्या पनिशमेंट मिली, 77 का, ठीक है, 77 का, स्पॉइलर दे रहा हूँ, 77 का इलेक्शन हार गई कांग्रेस, धड़ल्ले से, बुरे तरीके से, और इतने बुरे तरीके से जितने बुरे तरीके से शायद ये पहले कभी हारी ना हो, ठीक है। तो ये हुआ, और ये जो एक्सपीरियंस था 75-76 का, इससे ये पता चल रहा था कि डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रेंथन अप होने की कोशिश कर रही है, तो हमारा डेमोक्रेसी जो है स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। फाइनली ये डे आता है लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1977। जनवरी 1977 की बात है। 18 महीने इमरजेंसी के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया हम इलेक्शन होल्ड करेंगे। अकॉर्डिंगली सारे लीडर और एक्टिविटिस्ट उनको जेल से छोड़ दिया गया 18 महीने बाद, बीच में भी छोड़ रहे थे। इलेक्शंस हुए मार्च 1977 में। ऑपोजिशन पार्टी के पास बिल्कुल कम टाइम था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जल्दी हुई, कैंपेनिंग वैम्पेनिंग तैयारी शायरी सब लोगों ने आराम से करी, जो कि इलेक्शन में होता है। मेजर ऑपोजिशन पार्टीज थी वो ऑलरेडी जो है प्री इमरजेंसी पीरियड में आसपास हो गई थी, तो सब लोगों के डाउट थे। देखो यहाँ पे अब सारी पार्टी जो नॉन ऑपोजिशन पार्टी, नॉन कांग्रेस पार्टी थी, वो सब इकट्ठे होना शुरू हो चुके थे ऑलरेडी। नाउ जब ये इलेक्शन का ईव आया, ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन, ये वो वाला ईव नहीं है जो आपके बर्थडे से एक दिन पहले होता है, ठीक है, ये पूरा महीना पूरा सिचुएशन को बता रहे हैं कि ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन जब ये बारी आई तो उन्होंने नई पार्टी फॉर्म करी। उस पार्टी को नाम दिया जनता पार्टी, अंडरलाइन करिए इसको, इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिशन पार्टी का क्या नाम था, जनता पार्टी, 1 मार्कर में आया हुआ है। लीडर कौन थे, जयप्रकाश नारायणन, जेपी नारायणन, जयप्रकाश नारायणन, लोक नायक जयप्रकाश नारायणन इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। इसके बारे में आपका बॉक्स दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको 106 पे, ठीक है, तो एक ही बात है, तो आप इसको याद रखिएगा। लोक नायक जयप्रकाश नारायणन, उन्होंने एक्सेप्ट किया। कई लीडर्स जो कांग्रेस को अपोज करते थे उन्होंने भी जो इस पार्टी को ज्वाइन किया, और कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे जो कांग्रेस से निकल गए थे, बट उन्होंने जगजीवन राम के अंदर, बाबू जगजीवन राम इनको बुलाया जाता था, इसकी लीडरशिप के अंदर पार्टी को जो है फॉर्म किया। पार्टी ने इसको नाम दिया, जो है इस पार्टी ने, नई पार्टी थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। लेटर ऑन ये भी मर्ज हो गई जनता पार्टी के साथ, क्योंकि आइडियोलॉजी सेम थी, कांग्रेस को हटाना था, तो उन्होंने बोला चलो हम इकट्ठे होकर ही काम करते हैं, आज इकट्ठे होकर जश्न मनाइए, नचिए वे आज हंसिए। तो इन्होंने बोला कि जनता पार्टी में हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो जनता पार्टी ने इसको क्या किया, इस इलेक्शन को बहुत बड़ा मुद्दा, दे कन्वर्टेड इनटू रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी। तो ये जो लाइन है मार्क कर लीजिए, 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन यही ऐसे भी कवर हो जाता है। जनता पार्टी ने इलेक्शन, कौन से इलेक्शन को रेफरेंडम में कन्वर्ट किया और क्या हुआ, तो ये कहानी अभी हम पढ़ ही रहे हैं, ये सारा ही लिखना होता है आपको, जो अभी पीछे से लोकसभा इलेक्शन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका कैंपेन जो है फोकस था नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ रूल पे, और ये जो वेरियस अब्यूजेस एंड एक्सेसेस का यूज़ किया गया था इमरजेंसी के दौरान, और उन्होंने बोला हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, सारा पब्लिक ओपिनियन जो था वो कांग्रेस के अगेंस्ट हो रखा था। जयप्रकाश नारायणन जो है एक बहुत बड़ा सिंबल बने कि ही विल रीस्टोर द डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी कांग्रेस ने ख़त्म कर दी है वो डेमोक्रेसी वापस लेके आएंगे जयप्रकाश नारायण। एंड द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी ऑल्सो इंश्योर्ड दैट कि नॉन कांग्रेस वोट्स अब डिवाइड नहीं होंगे। 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था, ऑपोजिशन पार्टीज़ को ये डर ऑब्वियसली लग ही रहा था, और ये क्लियर भी था कि उनके वोट्स ने उनको डिवाइड करके रखा हुआ था। यहाँ सारी नॉन कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठे आ गई। अब जब इकट्ठे आ गई है तो इनके वोट तो डिवाइड ही नहीं होंगे। इट वॉज एविडेंट कि अब जो है द गोइंग वॉज टफ फॉर द कांग्रेस, ठीक है।
तो जब जाना हो जाए मुश्किल तो मुश्किल हो जाए जाना। तो ये कांग्रेस के हालात जो है इस तरीके से ख़राब हो चुके थे। अब जब फाइनल रिजल्ट आया, सरप्राइज, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड इन द लोकसभा इलेक्शंस। कांग्रेस पार्टी को सीट मिली सिर्फ 154, 154 सीट्स मिली लोकसभा में। इसका शेयर जो पॉपुलर शेयर था वो सिर्फ 35% से जो है कम हो चुका था। जनता पार्टी और उनके एलाइज ने 330 सीटें जीती, 330 सीट जीती 542 सीट्स में से लोकसभा में। जनता पार्टी अकेली 295 सीट जीत पाए एंड क्लियर मेजॉरिटी के साथ इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करने की ठानी। नॉर्थ इंडिया में ये मैसिव इलेक्टोरल वेव की तरह काम आया विच वॉज अगेंस्ट द कांग्रेस। कांग्रेस जो है इन अप्रॉक्सीमेटली सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हार गई। बिहार में हार गई, उत्तर प्रदेश में हार गई, दिल्ली में हारी, हरियाणा में हारी, पंजाब में हारी और सिर्फ एक सीट उसको राजस्थान मध्य प्रदेश में मिली थी। इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई, संजय गांधी अमेठी से हार गए। एक्चुअली रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, इनका बर्थ प्लेस ये मानते हैं। इनफैक्ट अभी जो 2019 का इलेक्शन हुआ था तो वो खड़ी हुई थी प्रियंका के ऑपोजिट में अपनी वो थी स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, तो वो हार गई थी प्रियंका गांधी वहाँ से, ठीक है। तो ये भी देखने को यहाँ पे मिला था। तो आप ये देखते हो, अगर आप मैप देखो तो राइट साइड पे देखो आपको 121 पे मैप दिया हुआ है, तो आप इससे देख के आपको पता चलता है ग्रीन वाला सारा पोर्शन जनता पार्टी का है। तो ये क्या कह रहे हैं, एक्चुअली में कांग्रेस हर जगह नहीं हारी। कांग्रेस अगर देखोगे तो आप देखो नॉर्थ एक्सट्रीम नॉर्थ JNK में है, सेंट्रल इंडिया से थोड़ा सा नीचे कांग्रेस आ रखी है, येलोइश पोर्शन कुछ नॉर्थ ईस्ट में है। तो एक्चुअली ये हुआ क्यों, नॉर्थ इंडिया और कुछ पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में ये वेव जो इमरजेंसी की थी इससे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई, तो यहीं पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं बुरी तरीके से कांग्रेस हारी ज़रूर, पर हारी नहीं थी, होप बहुत थी, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिली। तो इन्होंने बताया भाई कि महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा एंड वर्चुअली स्वेप्ट थ्रू द सदर्न स्टेट, देयर वर मेनी रीजन फॉर दिस, क्योंकि इम्पैक्ट इमरजेंसी का जो है सारे स्टेट्स में इक्वली नहीं देखने को मिला था। फोर्स रीलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट, स्टरलाइजेशन ज़्यादातर नॉर्दर्न स्टेट्स में था एंड नॉर्थ इंडिया में जो है पॉलिटिकल चेंजेस एंड नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन थोड़ा सा डिफरेंट था। द मिडिल क्लास फ्रॉम नॉर्थ इंडिया वर बिगिनिंग टू मूव अवे फ्रॉम द कांग्रेस and the Janata Party became a platform for many of these sections to come together, ठीक है। तो एक गया दूसरा आया, तो कांग्रेस चली जा रही थी, लोग जो है थोड़े से खफा हो रहे थे, तो दूसरी पार्टी के ऊपर लोगों का फेट बन रहा था, जनता पार्टी, उसने इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया। इसलिए बोला जाता है इलेक्शंस ऑफ 1977 वर नॉट मियरली अबाउट एमरजेंसी, ये सिर्फ एमरजेंसी के बारे में नहीं था, ये कांग्रेस के एंटी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के बारे में था, ये इंदिरा गांधी के लिए था और ये पूरी उस कांग्रेस के लिए था जो कि देश को शायद ढंग से नहीं चला पा रही थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू है ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ऑब्वियसली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो जस्ट एन एग्जांपल। और नीचे आप पिक्चर भी देख रहे हो जनता गवर्नमेंट की, एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देखोगे नीचे अटल बिहारी वाजपेयी है, तो देख लीजिए इनको, अटल बिहारी वाजपेयी एज अ यंग अटल बिहारी वाजपेयी। बीच में मोरारजी देसाई जी हैं हमारे, उसके बाद JB कृपलानी है। इंडिगो चैप्टर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो JB कृपलानी का डिस्क्रिप्शन आता है, जिन लोगों ने इंडिगो पढ़ा हुआ है JB कृपलानी का नाम वहाँ पे आता है, तो आप उनको देख लीजिएगा। और जयप्रकाश नारायण बेचारे कहते हैं इतनी मेहनत मैंने करी, मेरे को तो प्राइम मिनिस्टर बनाया नहीं, स्पॉइलर अगेन, इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया था, ठीक है। मोरारजी देसाई क्योंकि टफ कंपटीशन में थे शुरू से, उन्होंने बोला भैया मुझे बनाओ, मैं इतने दिनों से स्ट्रगल कर लिया हूँ, मेरे को तो बना के रखो, मैं बिना बने प्राइम मिनिस्टर मरूंगा नहीं भाई साहब, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली मुझे नहीं पता ऐसा बोला होगा, बट ऑब्वियसली इसको बनाया गया। तो जयप्रकाश नारायणन है। अब जो है जनता गवर्नमेंट का इन्होंने बताया, ठीक है, क्या कहते हैं। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट फाइनली पावर में आ गई 1977 इलेक्शन। इट वाज फार फ्रॉम कोहेसिव, तो यूनिटी नहीं थी भाई साहब, पार्टी तो आ गई, यूनिटी तो एक नाम की नहीं थी। कहते इलेक्शन के बाद स्टिफ कंपटीशन था, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, हमारा मोरारजी देसाई बनेंगे, जो कि ऑब्वियसली इंदिरा गांधी से एक पीछे से लड़ते हुए आ रहे, अब तो टाइम था। दूसरे लीडर थे, ये अंडरलाइन करना प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई वाज इन टफ कंपटीशन विद इंदिरा गांधी, चरण सिंह लीडर ऑफ भारतीय दल लोकदल, अंडरलाइन करिए प्लीज़ इसको, एंड अ फार्मर लीडर फ्रॉम यूपी, जगजीवन राम हु हैड वास्ट एक्सपीरियंस एज सीनियर मिनिस्टर इन द कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तीन लोगों के बीच में टफ कंपटीशन, इवेंचुअली मोरारजी देसाई को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया दिया गया, बट दैट डिड नॉट ब्रिंग द पावर स्ट्रगल विद इन द पार्टी टू एंड, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, सारी ऑपोजिशन पार्टीज थी, सब लोगों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। अब मेरा स्ट्रगल चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं मोरारजी देसाई हूँ, चैतन्य और आराध्या, ठीक है, ये तीन लोग बैठे हैं,
मेरे को तो उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया, चेतन ने बोला मेरी भी तो बारी आनी चाहिए, आराध्य बोलेगा मेरे को भी तो बारी मिलनी चाहिए। तो ये पावर स्ट्रगल एक्चुअली विद इन द पार्टी नहीं चला, सॉरी पावर स्ट्रगल चल रहा था, और इसकी वजह से पार्टी का जो सीन था वो ख़राब हो गया। तो देखो होता क्या है, ऑपोजिशन टू इमरजेंसी कुड कीप द जनता पार्टी टुगेदर ओनली फॉर अ वाइल। तो कहते हैं कांग्रेस की लड़ाई के चक्कर में ये ऑपोजिशन ये था ये थोड़े टाइम के लिए साथ रह पाया। इट्स क्रिटिक्स फेल्ट जनता पार्टी के पास, प्लीज़ ये लाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये, जनता पार्टी के पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई लीडरशिप नहीं था, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं था। यहाँ पे जनता पार्टी फेल हो गई। ये क्वेश्चन आपको कवर हो जाता है 4 मार्कर का, 6 मार्कर में भी आ जाता है, अभी आगे भी एक क्वेश्चन आएगा कि जनता पार्टी कहाँ पे क्या क्यों जो है हार गई, क्या हुआ। तो इसका कॉमन डायरेक्शन नहीं था, कोई लैक ऑफ डायरेक्शन था, लीडरशिप नहीं था। जनता गवर्नमेंट कोई फंडामेंटल चेंज भी लेकर नहीं आ पाई जैसे कांग्रेस ने ऑब्वियसली किया हुआ था। जनता पार्टी स्प्लिट हुई, गवर्नमेंट मोरारजी देसाई की उसकी मेजॉरिटी ख़त्म हो गई। 18 महीने के अंदर टाटा बाय बाय सी यू, आप चले अपने रास्ते, हम चले अपने रास्ते, ठीक है। अब जब ये 18 महीने में गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो दूसरे लीडर जो है वो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नए वाले चौधरी चरण सिंह, और उन्होंने उनको सपोर्ट किसने दिया जब वहाँ पे गिर गई गवर्नमेंट, तो कांग्रेस ने जो है उसको सपोर्ट दिया, ठीक है। कांग्रेस ने उसको सपोर्ट दिया कि भैया ले लो हमारा सपोर्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। But the Congress party later decided to withdraw its support with the result that Chaudhary Singh government could remain in power for just about 4 months। 4 महीने के अंदर कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, क्योंकि उनको तो गिराना था। दोबारा इलेक्शन होंगे तो दोबारा कांग्रेस अपने पड़ी थी, क्योंकि वो स्ट्रैटेजाइज तो कर ही चुकी थी कि भैया और कोई पार्टी तो है नहीं तो हम तो आ ही जाएंगे। ऐसा आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में भी हुआ था जब 90-95 डेज तक ये गवर्नमेंट चली थी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उस टाइम भी कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। तो फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस हुए जनवरी 1980 में, जनता पार्टी बुरे तरीके से हार गई, स्पेशली जहाँ पे नॉर्थ इंडिया में वो जीती थी। कांग्रेस पार्टी जो कि इंदिरा गांधी की थी मेनली रिपीटेड इस विक्ट्री इन 1971, जैसे वो जीती थी उसी तरीके से जीती आई, 353 सीट्स जीती। देखो क्या क्या भरोसा था, क्या कॉन्फिडेंस था कि भाई 353 सीट दोबारा जीती, दोबारा पावर में आई एकदम शेरनी की तरह कांग्रेस। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ 1977-79 टॉट अनदर लेसन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये लाइन मार्क करिए, 6 मार्कर का क्वेश्चन है। गवर्नमेंट्स that are seen to be unstable and quarrelsome are severely punished by the voters। और जो कहानी अभी हमने पीछे पढ़ी है, ठीक है, ये कहानी इसका आंसर है, ठीक है। तो शुरू में इन्होंने क्या बोला था, गवर्नमेंट्स that are seen to be anti democratic, ठीक है, आर सिवियरली पनिश बाय द वोटर्स। तो उसमें कांग्रेस का सारा कहानी लिखनी होती है आपको। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला गवर्नमेंट डेटा सीन टू बी अनस्टेबल, तो जनता पार्टी की कहानी लिखनी है। और क्वारलसम तो उनको हरा दिया जाता है, तो जनता गवर्नमेंट को गिर गई, टाटा बाय बाय सी यू गुड नाइट, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली चीज़ उनको देखने को मिली। तो ये यहाँ तक कहानी ख़त्म होती है। एंड फाइनली ये लेगेसी कांग्रेस की कंटिन्यू होती है कि नहीं होती है। वैसे लेगेसी का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट मैं आपके लिए फटाफट पढ़ देता हूँ और ये चैप्टर ख़त्म है हमारा। इसके कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, पहले मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर आपके डाउट्स ले लेता हूँ। अब क्या कहते हैं, लेगेसी की बात आ रही है तो क्या कहते हैं, जैसे हमने 5th चैप्टर में पढ़ा, वॉज द कांग्रेस सिस्टम रीस्टोर्ड इन 1971? नो, इट वॉज नॉट। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की मशीनरी को चेंज कर दिया गया था कम्प्लीटली। नई कांग्रेस थी, नए लोग थे, नए लीडर्स थे, सब लोग ये काम कर रहे थे। अब लेगेसी कंटिन्यू होती है कि नहीं होती? एक्चुअली में खटास कांग्रेस गवर्नमेंट से सब लोगों की हो गई थी, ये तो बस एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था। इसके बाद जो है कांग्रेस का टाइम जो है धीरे धीरे खराब ही आता गया। वो क्या आएगा अभी आगे हम अगले चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा। तो कहते हैं व्हाट इज नॉट ओनली अ केस ऑफ रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी बिटवीन द इलेक्शन ऑफ 77-80 पार्टी सिस्टम हैड चेंज ड्रामेटिकली। 1969 से कांग्रेस पार्टी जो है उसने अपना अम्ब्रेला पार्टी का कैरेक्टर शट ऑफ कर दिया और किसी के भी एस्पिरेशन, वॉइसेस एंड जो ओपिनियंस एंड व्यू पॉइंट्स उसको अकोमोडेट नहीं करते थे। आइडियोलॉजिकल जो है अकोमोडेशंस भी बंद हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी अब जो है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज पे काम कर रही थी जो कि बड़ी चेंज हो चुकी थी। वो कह रहे थे हम तो सोशलिस्ट है, हम प्रो पुअर है, एंड इन्हीं लोगों के बीच में इसका अब जमावड़ा हो चुका था कि भाई इन्हीं लोगों की आइडियोलॉजी से इनको पहचाना जा रहा था। कहते हैं अर्ली 1970s में कांग्रेस पार्टी जो है लोगों को अट्रैक्ट करती थी। शार्प सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिवीजन था विद द अपील ऑफ वन लीडर इंदिरा गांधी। विद द चेंज इन द नेचर ऑफ द कांग्रेस ऑपोजिशन
द अदर ऑपोजिशन पार्टीज रिलाइड मोर एंड मोर व्हाट इज नोन एज इंडियन पॉलिटिक्स एंड नॉन कांग्रेस। तो यही इन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी का जब नेचर चेंज हो गया तो लोगों ने रिलाई करना शुरू कर दिया कि नॉन कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। ये एक्चुअली आगे आपको पढ़ने को मिलता है। एंड उन्होंने बोला ये भी कि नॉन कांग्रेस की वोट्स की वजह से जो है जो इनके वोट्स डिवाइड हो जाते थे, इसकी वजह से ये लोग जो है आगे नहीं आ पाते थे नॉन कांग्रेस वाले। और इन्होंने इलेक्शन 1977 के इलेक्शन में बहुत बड़ी विक्ट्री भी हासिल करी जब ये इकट्ठे हुए नॉन कांग्रेस वाले। तो इनडायरेक्ट मैनर में कहा जाए तो जब हम बैकवर्ड कास्ट के वेलफेयर के बारे में बात करें तो यहाँ से 1977 से बैकवर्ड कास्ट के वेलफेयर के बारे में बात करना शुरू कर दी थी। 1976-7 में ये देखा गया कि ज़्यादातर शिफ्ट जो है एक बैकवर्ड क्लास की तरफ दिखा। लोकसभा इलेक्शन हुए 1977 के, असेंबली इलेक्शन हुए, नॉर्दर्न स्टेट्स में ने जो है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स को इलेक्ट किया इन विच द लीडर्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे ना एक्चुअली 80s ऑनवर्ड जो है बैकवर्ड कास्ट को भी लेकर जो है काफ़ी मुद्दे हमारे सामने आ गए। तो ये जो आप देखते हो जयप्रकाश नारायणन वगैरह, इनके साथ जो भी छोटे मोटे लीडर्स थे सारे बैकवर्ड कास्ट के थे। इन्होंने ये भी मुद्दा सामने कर लिया कि बैकवर्ड कास्ट का भी सपोर्ट ज़रूरी है, उनको भी जो है आगे लेकर आना है। तो रिजर्वेशन का इशू आया ओबीसी का 1990 में, कंट्रोवर्शियल इशू बना बिहार में, मंडल कमीशन अपॉइंट किया जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, इसके बारे में हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। और द इलेक्शन आफ्टर द इमरजेंसी सेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस चेंज इन द पार्टी सिस्टम। तो अब बदलाव का समय आ गया था। इमरजेंसी और उसके आसपास का पीरियड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का पीरियड होता है क्योंकि इसका ओरिजिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल था। शुरुआत पार्लियामेंट और जुडिशरी की हुई थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। ऑन द अदर हैंड ये पॉलिटिकल क्राइसिस भी था बहुत बड़ा। पार्टी जो पावर में थी दे हैड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड येट उसकी लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस सस्पेंड कर रही हूँ और इमरजेंसी लगा दी। और जो मेकर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ही ट्रस्टेड दैट ऑल पार्टीज वुड बेसिकली अबाइड बाय द डेमोक्रेटिक नॉर्म, बट ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया। कहते हैं इमरजेंसी के दौरान भी जब गवर्नमेंट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज़ किया, इट यूज़ वुड बी विद इन द नॉर्म्स एंड द रूल्स ऑफ द लॉ, वो भी ढंग से जो है नहीं चला। इस एक्सपेक्टेशन की वजह से इट लेड टू वाइड एंड ओपन एंडेड पावर्स गिवन टू द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, जिसकी वजह से लोगों ने देखा कि क्या लेसन्स हमें देखने को मिले पीछे, एंड दीज वर अब्यूज्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। दिस पॉलिटिकल क्राइसिस वॉज मोर सीरियस दैन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो एक अलग बात थी क्योंकि सबसे पहले पॉलिटिकल क्राइसिस था। एक ऐसी लीडर जिसको ऐसा लग रहा था कि मैं ही देश चला रही हूँ, मेरे ही बस का सब कुछ है, मैं ही सब करूँगी, उसने उठा के इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। एंड सबसे क्रिटिकल इशू फिर आगे देखने को मिला that what was the role and extent of mass protests in the parliamentary democracy. There was a clearly a tension between institution based democracy and democracy based on spontaneous popular participation. This tension may be attributed to the inability of the party system to incorporate the aspiration of the people. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि लोग पार्टी जो है उन लोगों की बातों को नहीं सुन पा रही थी। एंड आगे क्या हुआ इसके, वो सब चीज़ें हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलता है। तो लेगेसी क्या कंटिन्यू थी, लेगेसी आपको आगे पढ़ेगा, कंटिन्यू पढ़ने वाले आगे मिलेगा ही कि कांग्रेस की लेगेसी शायद इतने टाइम तक नहीं चली, फेज़ ऑफ जो है होना जा रहा था और चल भी रहा था। तो यही सब एक्चुअली में यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये था आपका पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे जितना हमने पढ़ लिया है, किसी का स्पेसिफिक डाउट है, कोई लिंक या कनेक्शन नहीं समझ आया तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लीजिए। या यू हैव ऑल द फ्रीडम टू आस्क नाउ। एनीवन जिसको कोई डाउट है किसी भी तरीके से अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर ये आपने जो अभी जस्ट करवाया कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसके अंदर सर लाइक एज यू टोल्ड कि पॉलिटिकल क्राइसिस वो ज़्यादा सिवियर था एज कम्पेयर टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अब सपोजिटली जैसे यहाँ पे पहले केस हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट पहले आई, उसके बाद शी यूज्ड ऑल दैट मेजर्स एंड लाइक गवर्नमेंट्स मेजर्स। तो इस हिसाब से तो आइडियली फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ज़्यादा प्रोफेन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल वन। हाँ चैतन्य, बिल्कुल सही बात है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का स्टार्टिंग पॉलिटिकल वर्डिक्ट से शुरू हुआ था ना, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे। उन्होंने बोला हम फंडामेंटल राइट्स एब्रिज करना चाहते हैं, तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन से इमर्ज होकर कॉन्स्टिट्यूशन पे आया था। तो स्टार्टिंग पॉलिटिकल से हुई थी। फिर समझ आई चैतन्य? यस सर। हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो उन्होंने क्रिएट किया,
तो वो पॉलिटिकल, एक्चुअली में वो पॉलिटिकल एक इशू था ना, वो चाहते थे हम चेंज करें, बट वो चेंज तो हो नहीं सकता था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बना। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बना तो पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ तो उसकी वजह से फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, दैट इज़ इमरजेंसी। ठीक है, एनीवन एल्स, किसी को कोई डाउट, कोई कनेक्शन, कोई लिंक नहीं समझ आया हो? ओके कूल, ठीक है जी। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म है, ठीक है, टाइमली हमारा ख़त्म हो गया। कुछ चीज़ें इसमें हैं छोटी छोटी, वो क्योंकि एक शाह कमीशन का हमारा रह गया और एक बॉक्स रह गया, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज के लिए हम आपसे अलविदा कहते हैं। फ्राइडे है, पार्टी करिए, गाने वाने लगा के डांस वांस करिए, एन्जॉय द डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल।